हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। और आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक। 12th आरबीएससी के अकॉर्डिंग है और जो सिलेबस में है वही पढ़ेंगे। और फिलहाल ये आपको पता है कि हिस्ट्री का टॉपिक ऐसा है कि एक कॉमन जीके की तरह तो सब में इन्वॉल्व है। जैसे आप अगर पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं या अदर पटवारी या जो भी है वैकेंट, तो उसमें भी इसमें से प्रश्न आते ही हैं, ठीक है ना। तो ये मोस्ट है सिर्फ 12th वालों के लिए नहीं, उनके लिए भी जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एंड देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जो फर्स्ट टॉपिक का यहाँ पे लेसन का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको सीधा हाईलाइट लग रहा है, आप वहाँ पे देखिए, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक व पुरालेखिक स्रोत। अब इसमें साहित्यिक स्रोत में भी आप ध्यान रखना तीन तरह के हैं साहित्यिक स्रोत, यानी जिससे हमें भारत के अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। हम आज इस लेसन में भारत के अतीत के बारे में ही समझेंगे और किन किन माध्यमों के जरिए हम उस चीज़ को यानी कह सकते गौरव को या अतीत को समझ रहे हैं, तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहले यहाँ पे बताया कि भारतीय इतिहास को जानने के दो स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत यानी लिखित कोई बुक्स वगैरह या जो उपन्यास ग्रंथ है वो। दूसरा पुरातात्विक या पुराने कोई लेख है, शिलाकृतिक है, वस्तु है वगैरह, तो वो पुरातात्विक स्रोत हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे साहित्य स्रोत में। और साहित्य स्रोत में आप देखिए यहाँ पे जो हाईलाइट है यहाँ पे धार्मिक साहित्य, यानी इसमें भी अलग अलग तीन कैटेगरी हो गए, धार्मिक साहित्य, धर्मेंतर साहित्य और वंशावली। तो इनके बारे में आप देखें यहाँ पे धार्मिक साहित्य में क्या होता है कि इसमें कौन कौन से साहित्य शामिल हैं। तो ध्यान रखना, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो यानी इन धर्मों से संबंधित प्रमुख रूप से ग्रंथ हैं जिसमें ये बातें लिखी गई है या अतीत से जुड़ी उस समय की करंट जो कंडीशन थी उस समय की वो उसमें लिखी गई है। तो यानी वहाँ की हमें जानकारी है वह किस थ्रू मिल रही है, साहित्य के थ्रू। दूसरा है धर्मेंतर साहित्य, यानी ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण, जो विदेशी यात्री आए थे उनके विवरण, उनके यात्रा विवरण से हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वंशावली, इतिहास जानने की ये भी एक स्रोत है। तो सबसे पहले हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और देखिए धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, धार्मिक साहित्य के अंदर यहाँ पे आपको तीन धर्मों के बारे में ध्यान रखना है। तीन है, जैसे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन। एग्जाम में प्रश्न आएगा, डेफिनेटली आएगा, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। तो देखें, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो वेद है। ये वेद है वो भी ब्राह्मण साहित्य में आते हैं और सबसे प्राचीन वेद हैं। और वेदों से हमें संपूर्ण भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार हैं, ध्यान रखेंगे। वेदों की संख्या 4 है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यानी आपको यहाँ पे समझना है 4 तरह के वेद हैं, ठीक है ना। अब 4 तरह के वेद में ध्यान रखें, तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अर्थवेद। अब चारों की अलग अलग मतलब स्ट्रक्चर, कहने का मतलब अलग अलग वे पर है इनके, या उद्देश्य अलग है इनके, कहने का मतलब है हर एक वेद के बारे में अलग जानकारी प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक प्राचीन जो ग्रंथ, ये प्रश्न बहुत बार आया 12th वालों को, आप ध्यान रखेंगे और कंपटीशन में भी आता है, ये बहुत बार आया रिवीजन, और मुझे लग रहा है कि एक बार वापस एग्जाम में आएगा। तो ध्यान रखें, ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल है, कितने मंडल है, 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। और ध्यान रखना ये चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो इसके बारे में ध्यान रखना, 10 मंडल, 128 सूक्त हैं और प्रत्येक वेद के वापस 4 भाग है। प्रत्येक जैसे 4 वेद है तो हर एक जैसे एक वेद है उसके 4 भाग हो गए। इस तरह से उसके क्या भाग होंगे, तो देखो साहित्य, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे। वेद 4 हैं और हर एक वेद के 4 भाग हो जाते हैं, जिसमें साहित्य, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। वेदों की संख्या संहिता में की गई है, ऋग्वेद छंदों में रचा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद छंदों में रचा गया है, यह प्रश्न आ सकता है। फिर यजुर्वेद के बारे में आप ध्यान रखेंगे। यजुर्वेद, यज्ञ, यु से यज्ञ, यजुर्वेद यानी यज्ञ से संबंधित प्रश्न आ जाए कि जो यजुर्वेद है उसमें किसका वर्णन है, तो आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित वर्णन मिलता है। किससे संबंधित, यज्ञों से संबंधित, ये आप ध्यान रखेंगे।
और सामवेद में आर्यों द्वारा, अब देखो सामवेद का पूछा जाए तो सामवेद में आर्यों द्वारा की जाने वाली सामग्री, यानी जो यज्ञों में जो सामग्री यूज की जाती थी उन सामग्री के बारे में सामवेद में वर्णन किया गया है। और अर्थवेद इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें अर्थवेद की रचना अर्थवा ऋषि ने की थी। ये प्रश्न आया हुआ है। ऋग्वेद की बात छोड़ो, अगर पूछा जाए अर्थवेद तो अर्थवेद की रचना है वो अर्थवा वेद ने की थी, ये ऋषि ने की थी। और इसमें विषय भी विविध है, इनमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औद्योगिक प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि विषय संबंधित हैं। तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से वेदों के बारे में आपको प्रारंभिक थोड़ा सा नॉलेज हो जाना चाहिए। ऐसे डीपली और भी बहुत है, लेकिन फिलहाल हम इसको इस 12th की और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ही इतना ही समझेंगे जितना दोनों के लिए पर्याप्त हो। तो देखिए, इसके उपरांत यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया है ये इंपॉर्टेंट है। इसके उपरांत यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित, यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया है उसे ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो साहित्य रचा गया यानी जो साहित्य लिखा गया यज्ञ और कर्म कांडों के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण साहित्य कहेंगे या ब्राह्मण ग्रंथ कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए आप। ठीक है, आगे देखें। आरण्य ग्रंथों में इसकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई है। और आरण्य ग्रंथों में इनकी जो रचना है वो जंगलों में या वनों में रहते हुए ऋषियों ने की है। और दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है, जबकि उपनिषदों में गुण विषयों व नैतिक आचरणों की जानकारी मिलती है। अब ध्यान रखना, उपनिषदों में क्या फर्क है? तो उपनिषदों में क्या है? उपनिषदों में गुण विषयों व नैतिक आचरणों की और इनके संबंधित नियमों की जानकारी मिलती है। तो हर एक का पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है। तो हर एक के बारे में यहाँ पे हाईलाइटेड जो पॉइंट है आप उसको ध्यान में रखें। और मैं ये चाहता हूँ कि आप पेन, पेंसिल या कॉपी साथ में लेके बैठे हैं ताकि आप इसको नोट कर सकें। इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखें, वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए वेदांत साहित्य की रचना की गई है। और वेदांत साहित्य की रचना की गई तो ये 6 प्रकार के हो जाते हैं वापिस: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। ठीक है ना। अब ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट ये है कि 4 वेद हैं। अभी मैंने कितने बताए थे? 4 वेद है। अब चारों वेद के उपवेद हैं, मतलब वेद हैं, हर एक का एक वेद है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, जैसे हमने 4 वेदों के बारे में यहाँ पे आपको समझाए हैं कि 4 वेद कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। अब हर एक का एक उपवेद है, इस अकॉर्डिंग 4 उपवेद हो जाते हैं, जिसमें कौन कौन से? तो ध्यान रखिए, देखो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद, ये 4 उपवेद भी हैं जिनमें चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत, सैन्य विज्ञान आदि से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखें। अब तक जो यहाँ तक मैंने आपको समझाया ना, डेफिनेटली एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि यहाँ पे इस बुक्स में इम्पोर्टेंट है चैप्टर, वही इम्पोर्टेंट जो तथ्य है वही शामिल है। आगे देखें, वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई है, जिसमें स्मृति, मनुस्मृति और यावल स्मृति का वर्णन, यानी कुछ वेदों में ऐसे ग्रंथ शामिल है जो स्मृति के ऊपर डिपेंड है और उनका ही वर्णन किया गया है। इनमें समाज, धर्म तथा राजनीति की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। हमारे पुराण प्राचीन काल के इतिहास ग्रंथ हैं। अब इसमें ध्यान रखेंगे पुराण। अब पुराणों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे लिखिए पुराणों की संख्या 18 है। वेरी इंपॉर्टेंट, पुराणों की संख्या 18 है। इसमें कुछ प्रमुख है वो इसमें बता दिए, जैसे मार्केंड, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य पुराण, यानी कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है। आपको ध्यान रखना, टोटल 18 है और इंपॉर्टेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया। मत्स्य सर्वाधिक प्राचीन है, मत्स्य जो पुराण है वो सर्वाधिक प्राचीन है, ये ध्यान रखना है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की सर्वाधिक जानकारी इन्हीं से मिलती है। सांस्कृतिक, ध्यान रखना, सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी है वो पुराणों से मिलती है। और इनके 5 ये प्रमुख तो 5 विषय पर ही डिपेंड होते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित्र। ठीक है ना। अब आ जाते हैं ब्राह्मण साहित्य के बाद में हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य। इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। बौद्ध साहित्य के ऊपर प्रश्न आया था पहले, तो अब की बात ध्यान रखें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्यों में सबसे प्राचीन
ग्रंथ त्रिपिटक है। अब ये त्रिपिटक प्रश्न आया हुआ है, मैंने कहा ना अभी त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक के बारे में हमको ध्यान रखना है। बौद्ध साहित्य से जुड़े हुए 3 ग्रंथ हैं, इन 3 ग्रंथ को पिटक कहा जाता है, और 3 है तो त्रिपिटक कहा जाएगा। अब इनके नाम आप ध्यान रखिए, सबसे पहला सूत पिटक, फिर है विनय पिटक, और फिर अभिधम्म पिटक। तो इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ को गौर से समझें और ध्यान रखें, ठीक है ना, ये एग्जाम में आ सकता है, आप इस चीज़ को गौर से समझ लीजिए। 3 पिटक हैं, 3 पिटक में सूत पिटक, विनय, सूत के बाद आ गया विनय, और विनय के बाद आ गया अभिधम्म। तो ये 3 पिटक आपको ध्यान रखना, इसको त्रिपिटक कहते हो। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब इसमें देखिए, इसको त्रिपिटक कहा जाता है और इसमें बौद्ध धर्म के नियम आचरण को संग्रहित है। मतलब इनमें क्या संग्रहित किया गया है इसमें? तो बौद्ध धर्म के नियम विधान और उनके आचरणों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान जातक ग्रंथों का है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, त्रिपिटक के अलावा एक जातक ग्रंथ और है जिनका इंपॉर्टेंट है इनके धर्म में। इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म कथाओं के तत्कालिक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। इनकी संख्या 549 है। अब इम्पोर्टेंट है, पाली भाषा के अन्य ग्रंथों में बौद्ध ग्रंथों में मिलिंदपनव, दीपवंश और महावंश हैं जिनके बारे में जानकारी मिलती है। और मिलिंदपनव में यूनानी आक्रामक मेडेडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण है। दीपवंश और महावंश, ये आप ध्यान रखें। दीपवंश और महावंश में सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन मिलता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखें, तो इस तरह से पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। यानी ज़्यादातर तो यही है कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं भी जो संस्कृत लैंग्वेज में भी हैं। तो महावस्तु ग्रंथ बौद्ध धर्म के चरित्र पर, बौद्ध जीवन, भगवान बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ हैं। और जबकि ललित विसार में लेखक के गौतम बुद्ध की देवीय शक्ति के रूप में निरूपण किया गया, उसके अद्भुत विचार का संकलन यहाँ पे पड़ता है। तो अब इसमें तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि त्रिपिटक, उनके नाम, ठीक है ना, और इसके अलावा यहाँ पे जो जातक ग्रंथ हैं उसकी संख्याओं का आपको पता होना चाहिए कितनी है, और महावंश और दीपवंश क्या है। अब हम आ जाते हैं जैन साहित्य से संबंधित, जो भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं, भारतीय अतीत की जानकारी देते हैं। तो देखिए, बौद्ध साहित्य की तरह ही जैन साहित्य में भी पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। जैन साहित्य में आप ध्यान रखना, जैन साहित्य में आगम साहित्य, जैन साहित्य में आगम साहित्य सबसे प्रमुख है। इसके अंतर्गत, आगम साहित्य के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार व चाल मल सूत्र, मूल सूत्र आदि शामिल हैं। तो इस तरह से इसकी रचना, यानी जैन साहित्य की रचना है, वह आपको ध्यान रखना है 4वीं से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच में इसको रचा गया है। और इसके अंदर आपको पूछा जाए कि जैन साहित्य किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं ज़्यादातर, यानी किस लैंग्वेज, कौन सी भाषा में ये लिखा गया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखें, अंडरलाइन हाईलाइट कर रहा हूँ, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अन्य जैन ग्रंथों में कथा कोश, परिवर्तन, भद्रबाहु चरित, कल्पसूत्र, भगवत सूत्र आदि हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और फिर यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे साइड में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं आगे नेक्स्ट। तो देखिए, एक इम्पोर्टेंट यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो ये है कि भद्रबाहु चारित जैन मुनि भद्रसाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटना का वर्णन मिलता है। भद्रबाहु चारित जैन धर्म का ग्रंथ है, उसमें जैन मुनि भद्रसाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय का जो वर्णन है, या जो बात है, या जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, वो उस समय की उस ग्रंथ में मिलता है। कौन सा ग्रंथ? भद्रसाहु। अब देखो, धर्म साहित्य, धार्मिक साहित्य के बारे में समझ लिया। अब धर्मेतर साहित्य, धर्मेतर साहित्य का मतलब है कि कुछ ऐसे ग्रंथ जो भारत में धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखे गए। मतलब ज़्यादातर जो अभी हमने चर्चा की वो क्या है कि धर्म है, उसके ऊपर ही ग्रंथ लिखे गए हैं, धर्म के बारे में ही बात की गई है। लेकिन उस समय कालांतरों को ऐसे भी ग्रंथ मिले हैं जो धर्म से दूसरी, यानी धर्म के अलावा भी दूसरा विषय उनका था। तो देखिए यहाँ पे
इस श्रेणी में प्राचीन भारत में धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य है, जिसमें ऐतिहासिक, अर्थशास्त्र, विद्युत साहित्य ग्रंथ और नाटक, कथा, पोष, काव्य आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ऐतिहासिक ग्रंथों में कलहण की राजतरंगिणी विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है ना, और इसकी रचना 1155 में की गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। कलहण की राजतरंगिणी, यानी कलहण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, जो ग्रंथ लिखा था, राजतरंगिणी, जो विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ थे और उसको 1150 में रचा गया था। इसके अलावा प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों में आचार्य विष्णु, यानी जिसको कौटिल्य कहते हैं और चाणक्य भी कहते हैं, इसका विश्व प्रसिद्ध एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, ठीक है ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालिक यानी उस समय की मौर्य काल के समय की राज प्रशासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी में मिलती है। यानी पूरे प्राचीन भारत को, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था को समझना है तो हमें कहीं ना कहीं ये जो जानकारी है वह चंद्रगुप्त कहने का मतलब ये जो चाणक्य है, इनका जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उससे ये जानकारी में प्राप्त हो जाती है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराणत्व, आख्यान, उदाहरण और धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको भाई साहब के फोटो दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य, कौटिल्य भी कह सकते हैं। और साइड में आपको जो दिख रहा है पिक्चर्स, वो यहाँ पे है कि वंशावली है, वह क्या करते थे, जब कोई भी लेखन का कार्य करते थे तो ये स्याही दान होता था, यानी इसमें स्याही रहती, उससे वो लिखते थे। आज की सिर्फ पेन नहीं थी कि बस 5 रुपये के लिए और लिखते रहो, नहीं, उस समय एक स्याही दान होता था जहाँ पे पेन डुबो के वो राइटिंग का काम किया जाता था। तो ये आपको हाईलाइट ध्यान रखना है। अब देखिए, कुछ ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। बाणभट्ट है, उसकी रचना का नाम है हरिश्चरित्र। वाकपति गार्डवाहो, विलन का विक्रमादेव चरित्र, जयदेव का कुमारपाल, नयनचंद का अमीरमा काव्य, पदम गुप्त का नवसहासक और बल्लाल का भोज चरित्र व जयानक, वेरी इंपॉर्टेंट, जयानक का विजय, पृथ्वीराज विजय। ये ऐसे प्रमुख ग्रंथ हैं जो बार बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बाणभट्ट हर्षचरित्र मतलब हर्षचरित्र, और वाकपति का गाढ़वह, विल्हण का विक्रमादित्य चरित्र, और जय सिंह का कुमारपाल, और नैनचंद्र सूरी का आमिर माँ काव्य, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जयानक के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज राचो, सबको ये विदित होना चाहिए। आगे हम देखिए विशुद्ध साहित्यिक स्रोत, यानी दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसको आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जिस तरह से शो है, विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों में अनेक नाटक, व्याकरण ग्रंथ, टीका, व्याख्या, साहित्य या कोश की रचना की गई, जिसमें उस समय के शासकों, सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि लिखी एक पुस्तक का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी साहित्य, कालिदास इम्पोर्टेंट राइटर थे, उनका है मालवाग्निमित्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्र का ग्रंथ है मचकरटम, मेघातिथि की मिक्ताक्षरा, और मकादंद का नीतिसार। ये ऐतिहासिक ग्रंथ है जिससे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब ये कह सकते हैं कि इतिहास की ये जो बुक है ये ज्ञान का खजाना है। आप जितना इसको खोजोगे उतना अच्छा नया चीज़ें मिलेगी। तो आपको बस ध्यान रखना, अच्छे से अगर आपने इसको समझ लिया ना, याद कर लिया ना, तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे, क्योंकि इसमें सब चीज़ें दी गई। और ध्यान रखना, जो आपकी पीटीटी के एग्ज़ाम होंगे या कंपटीशन एग्जाम में, उसमें इसमें से प्रश्न आता ही डेफिनेटली। आप उठा के कोई भी प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित देख लीजिए, प्रश्न जरूर मिलेगा। तो देखिए, कथा साहित्य व कोश साहित्य की दृष्टि से विष्णु शर्मा का कथा साहित्य की दौर पर अगर देखें तो आप ध्यान रखना, विष्णु शर्मा ने लिखा था ग्रंथ पंचचरित्र, जिसमें छोटी छोटी कहानियों का संकलन है। गुड़ाढ़ की कथा मंजरी, और क्षमेद्र की व्रत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरिता सागर, अमर सिंह के जो ग्रंथ है वो अमर कोश, ये प्रमुख जानकारी है। इनसे हमें मतलब इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर क्षेत्रीय साहित्य का मतलब कुछ क्षेत्र विशेष से ही हमें या किसी एक ही क्षेत्र विशेष की जानकारी हमें मिलती है, तो वो हो कहलाते हैं क्षेत्र साहित्य। तो क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रंथों को प्रशर ऐतिहासिक सामग्री से मिलती है। प्राचीन तमिल संगम साहित्य कहलाता है।
तमिल का जो साहित्य है उसको, यानी तमिल जो है भाषा उसके साहित्य हैं उनको हम कहते हैं संगम साहित्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस साहित्य के प्रेरणादाता अगस्त्य ऋषि थे। कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे, ये आप ध्यान रखेंगे। तेलुगु ग्रंथ दुर्जट्टी द्वारा लिखित कृष्णदेव राय विद्युम विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेव राय की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रख लीजिए। राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में कौन से ग्रंथ हैं जो राजस्थानी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो आप ध्यान रखें, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज राजसो, पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध, बिट्ठू सूजा का राव जयसिंह रोशन, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, और नैन्सी की ख्यात और बाकी दासरी ख्यात। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला कि राजस्थान के अंतर्गत राजस्थानी भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको हाईलाइट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जैसे पहले ही बताया था, चंद्रबरदाई ने जो ग्रंथ लिखा है, ठीक है ना, वो राजस्थानी भाषा में था। कौन सा? पृथ्वीराज राजसो, पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध, बिट्ठू सूजा राव का राव जयसिंह रोचंद, सूर्यमल मिश्र का वंश भास्कर, और नैन्सी ख्यात और बाकी दास की ख्यात प्रमुख है। अब आ जाते हैं विदेशी विवरण में। तो प्राचीन काल से ही भारत में सांस्कृतिक उपलब्धि, आर्थिक जानकारी हमें मिलती है। यानी कुछ ऐसे विद्वान थे जो विदेश थे लेकिन भारत में यात्रा घूमने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ का चीज़ों को देख के अपनी पुस्तक में यहाँ का यात्रा वर्तान किया है। तो हमें भारतीय अतीत की जानकारी यूनानी या कह सकते विदेशी साहित्य से भी प्राप्त होती है। तो देखें, यूनानी साहित्य का आप ध्यान रखेंगे। यूनानी लेखकों में टेरिसियस, हेरोडोटस, ये आप ध्यान रखें। हेरोडोटस जिसको इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पे इसको जाना जाता है, हेरोडोटस। नियाकर्स, एरिस्टोबुलस, अनोक्रिस्टस, स्ट्रैबो, एरियन, स्काई, लेक्स आदि है जो यूनानी विचारक हैं। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है चंद्रगुप्त के समय दरबार में आए यूनानी राजदूत जिसका नाम है मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी एक राजदूत आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज, और इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने उस समय की चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला है या उनसे हमें जानकारी मिलती है। फिर इसी तरह यूनानी शासक टॉलमी का भूगोल, प्लिनी दी एडर की नेचुरल हिस्ट्री, और एरिस्टोबुलस की हिस्ट्री ऑफ द वार, स्ट्रैबो की भूगोल आदि विशेष है। पेरिप्लस ऑफ द थ्रीसियस पुस्तकों में बंदरगाह और व्यापार की जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, ठीक है ना। अब ये तो यूनानी हो गया। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भाई भारत में चीनी यात्री कौन कौन आए थे, या चीनी यात्री जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में अपना पुस्तकों में लिखा है। तो आप ध्यान रखेंगे, फायान, सुंगयुन, हविंगशांग और इतिंगशिंग का वर्णन, या इसके जो बुक है या इसके हिसाब वर्णन में उसमें भारत के संबंध में जानकारी मिलती है। तो 4 चाइना के यात्री थे जो भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने अपने ग्रंथ में भारत के बारे में लिखा है। तो फायान, शुंगयुंग, हैंगशांग, इक्शिंग, तो ये 4 नाम हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखो, हैंगशांग तो हर्ष है, हैंगशांग याद रखना है। तो इसका मतलब हो गया जो फायान है वो गुप्त काल में आया था। कब आया था? गुप्त काल, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जिनका समय था 399 से लेकर 414 भारत आया था। और हैंगशांग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे दोस्तों, हैंगशांग, ठीक है ना, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हैंगशांग जो चीनी यात्री था चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, और इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यानी 4 इंपॉर्टेंट थॉट बन जाते हैं इसमें। चीनी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया, ठीक है। और इसके बाद लिखा गया है कि इसकी जो ग्रंथ का क्या नाम है, पिछौता है कि इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो इस एक से जुड़े 4 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ शिक्षा ग्रहण की थी? हैंगशांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में, ध्यान रखेंगे। वह आगे ध्यान रखें,
मैं एक आपको जो बता रहा था, थोड़ा सा मैं कहीं मिसगाइड हो गया, तो आपको देखना है वापस कि जो फायन है ना, वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और उसका समय 399 से 414 तक। दूसरा यात्री जो हैंशांग है, हर्ष याद रखना, ये हर्ष के समय आया था, ठीक है ना, हैंशांग हर्ष के समय आया था, और फायन चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। तो अब हैंशांग है, इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और इसने शिक्षा ग्रहण की थी नालंदा विश्वविद्यालय से। वह हर्षवर्धन के राज्यकाल में, यानी हैंशांग आया था 629 से 644 में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक, याद रखिए, CU की में भारत के समकालिक इतिहास का वर्णन किया है। तो हैंशांग की पुस्तक का नाम है CU की, ठीक है ना। और फाके की एक किसकी है आपको ध्यान रखना है, जो मैंने अभी बताया था, फायन की। अब आप यहाँ पे देखें, इस सिंह एक और यात्री है। इस सिंह ने 7वीं शताब्दी उत्तरार्ध में 672 से 681 तक भारत का भ्रमण किया है, और उसने नालंदा विक्रमा विश्वविद्यालय के साथ भारतीय संस्कृति और समाज की जानकारी मिलती है। तिब्बती वृत्तांत में आप ध्यान रखेंगे, दो ही महत्वपूर्ण ग्रंथ ध्यान रखें, क्योंग और तिंगर ग्रंथों को उपयोगी माना गया है। इस तरह से मसूदी ने अपनी पुस्तक मिडास ऑफ गोल्ड में भारत का विवरण दिया गया, ये आप इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आ जाते इतिहास के स्रोत में वंशावली को, हम वंशावली कैसे समझते हैं, तो ध्यान रखना है कि भारतीय वंश इतिहास में वंश लेखन परंपरा का इतिहास महत्वपूर्ण है। वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को विशुद्ध रूप से सहेज कर रखने की परंपरा है, यानी इतिहास क्रम टू क्रम जो इतिहास रहा है, उनको इतिहास को लिखने की जो व्यवस्था थी पहले, तो यही इतिहास है, वो वंशावली है, वो हमें उस समय की व्यवस्थाओं को जानने में सहयोग करती है। वंशावली यानी वंश के बारे में कंटिन्यू लिखा गया है, तो वो हमें से जानकारी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे देखें, वंशावली के अध्ययन से हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे। वंशावली लेखों में मुख्य रूप से बड़वा, जागा, रावजी, भाट आदि के बारे में। अब यहाँ पे देखो, ये एक इंडेक्स है जिसको आपको समझना है। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक, दो स्रोत होते थे। पुरातात्विक स्रोत अभी जैसे हम पढ़ेंगे तो उसमें अभिलेख आएंगे। अभिलेख हैं वो शिलालेख होते हैं, स्तंभ लेख, गुहा लेख, मूर्ति लेख और ताम्रलेख भी हो सकते हैं। और पुरातात्विक स्रोत में उत्खनन से प्राप्त अवशेष होते हैं, मुद्राएं, मोहरें होती है, स्मारक होती है, मूर्तियाँ, मंदिर होते हैं, शैल चित्र होते हैं। अब साहित्य के बारे में तो लगभग हमने पढ़ लिया। धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर है लौकिक, ऐतिहासिक और विशुद्ध, और विदेशी साहित्य में यूनानी, चीनी, मुस्लिम और तिब्बती पढ़ लिया। विशुद्ध में कथा, नाटक और काव्य। तो अब हमारा जो रह जाता है वो ये है पुरातात्विक स्रोत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी हम इसके बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आप इसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम वंशावली के बारे में समझ रहे, तो वंशावली को आप ध्यान रखें। वंशावली में तीर्थ, पुरोहितों, पंडे, बरुड आदि के बारे में जानकारी मिलती है। और अब इस यहाँ पे देखिए, पुरोहित द्वारा निर्मित वंशावली भैया प्रमाणिक दस्तावेजी न्यायिक रूप से जानी जाती थी, ठीक है ना। और भारतीय, यहाँ पे देखिए आप ध्यान रखना है, भारतीय साक्षी अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावली भयों, जो वंशावली थी, वंशावली भयों का इत्यादि सुगम न्यायिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया। यानी इसको भारतीय अधिनियम 1872 के द्वारा उनको संरक्षण रखा गया है, इसको महत्व भी दिया गया है। ओके, तो वंशावली में तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि वंशावली है वो वंश से संबंधित होती है। और वंशावली में लेखक हैं, इतिहासकार भी लिख सकते हैं, कोई और भी लिख सकता है। वंशावली में प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास का लेखन हुआ है। समाज के आर्थिक जीवन के विकास, लोगों के व्यवसाय आदि का लेखन भी वंश लेखकों द्वारा किया गया है। फिर ये ध्यान रखना है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास और वंश, कुल, धर्म, गोत्र, पूर्वजों के नाम आदि हैं वो उस ग्रंथ वंशावली में मिलते हैं। जैसे कोई अगर हरिद्वार वगैरह गया है तो अपने पूर्वजों के बारे में वो पुराने, बहुत पुराने जानकारी के सोर्स है वो उसमें मिल जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो था। अब हमने साहित्य के बारे में तो समझ लिया है, साहित्य के बारे में समझ लिया। अब हम समझेंगे पुरातात्विक स्रोत। ऐसे स्रोत जो एक फिजिकली रूप में ग्रंथ न होकर एक हो सकते हैं, कोई पुरातात्विक स्रोत हो, अभिलेख हो, सिक्के, मुद्रा, बहुत सारा हो सकता है। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रारंभ 600 से 5000 ईसा पूर्व तक के पीछे का चला गया था। यानी कलिंग, नरेश, खारवाड़ की जानकारी यथा गुफा अभिलेख से मिलती है। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या होते हैं। तो उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख,
सिक्के, मुद्राएं जो प्राचीन होती है और जिनके बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय ये व्यवस्थाएं थी। भवन स्मारक जैसे खंडर वगैरह जो होते थे, मूर्तियाँ, टूटी फूटी शैल चित्र कला और अन्य कलाकृति, तो ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पुरातात्विक स्रोत हैं। तो उत्खनन से प्राप्त स्रोत में हम सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि इतिहासकारों ने 4 प्रकार के अवशेष प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। पहले टाइप के तो थे गहरे रंग युक्त मृद बाण संस्कृति, दूसरी है काले लाल मृद बाण परंपरा यानी संस्कृति, तीसरी तरह की संस्कृति, तीसरी तरह की स्लेटी चित्र यानी मध्य बाणों पर चित्र अंकित होते थे, और तीसरी है काले चमकीली। इस तरह से उत्खनन में सड़कें, नालियाँ, भवन, तांबे, कांस्य सामग्री, औजार, बर्तन, भाषण आदि पुरातत्व अवशेष मिलते हैं, जिसमें तत्कालिक मानव सभ्यता और संस्कृति की झलक हमें प्राप्त होती है। अब अभिलेख का मतलब पहले का लिखा हुआ कोई ऐसा अभिलेख जो दीवारों पर भी हो सकता है, कहीं न कहीं किसी और जगह उत्कीर्ण किया होता है, जैसे नामांकन नहीं करते हम किसी, उसी तरह। तो यहाँ पे आप देखें भारतीय पुरातत्व में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इसमें अभिलेखों में इसमें शासक व व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य, समय, घटनाओं का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें अभिलेखों में अशोक के अभिलेख, खारवाल का हाथीगुम्बा अभिलेख, गौतमी पुत्र साध करने का नासिक अभिलेख और प्रयाग प्रस्तुति के बिना भारतीय इतिहास की जानकारी अधूरी है। तो आप इसको ध्यान रखें। अभिलेख इंपॉर्टेंट 4 यहाँ पे बताए हैं। पहला अभिलेख है अशोक के बारे में, अशोक है उसके वर्णन के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा है खारवाल का हाथीगुम्बा अभिलेख, तीसरा है गौतम पुत्र साध करने का अभिलेख, और चौथा है प्रयाग प्रस्तुति के इतिहास संबंधी जो अभिलेख है, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखें आप, अशोक के अभिलेख खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, आप इसी को ध्यान रखेंगे, गौर से समझ लीजिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझना होगा क्योंकि इतिहास में बहुत बार ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में मिलते हैं, खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि में। कौन सी लिपि में? खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि में अशोक के अभिलेख है वो मिलते हैं। अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख 3 प्रकार के अभिलेख है। अशोक के जो अभिलेख हैं वो कहाँ लिखे मिलते हैं? शिलाओं पर, पत्थरों पर होते हैं, स्तंभ पिलर पर लिखे होते हैं, और गुहालेख यानी गुफा में भी इनके अभिलेख है वो लिखे हुए मिलते हैं। तो इस तरह से अशोक के अभिलेख है वो 3 प्रकार के अभिलेख है। लैंग्वेज तो ब्राह्मणी या खरोष्टी लिपि, लेकिन ये कहाँ है? एक तो शिलालेख के रूप में, स्तंभलेख के रूप में और गुहालेख के रूप में। तो 3 लेख के रूप में आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें तो देखिए अशोक के अभिलेख कला के भी उत्कृष्ट उदाहरण थे, ठीक है ना। और अब इसको हम जस्ट नेक्स्ट देखें तो आपको बस ये ध्यान ये रखना है जो एग्जाम में आ सकता है वो ये है कि अशोक के अभिलेख में उत्कृष्ट उदाहरण थे, अभिलेख हैं। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे जूनागढ़ का अभिलेख था, रुद्रदामन अभिलेख भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्र का महरौली स्तंभ, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ, चंद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ और ताम्र लेखों के गुप्तों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। गुहा लेखों में यानी जो कह सकते हैं कि गुफाओं में लिखे ऐसे लेख मिले हैं तो वो अशोक के बराबर गुहा लेख, दशरथ की नागार्जुनी अभिलेख, सातवाहनी के नासिक और नाना घाट के गुहा अभिलेख की ये प्रमुख हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपको ध्यान रखना है कि इतिहास को जानने की, भारतीय इतिहास संस्कृति को जानने के कुछ ऐसे तरीके हमें और मिली, यानी कुछ मुद्राएं और सिक्के मिले जिनके ऊपर कुछ ऐसे शब्द या आकृति बनी हुई थी जिससे हमें उस समय की सभ्यता और संस्कृति का पता चलता है। तो वो यहाँ पे आप देखें तो जैसे आप जान रहे थे यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं तो अभी ये सिक्के यानी ऐसे कुछ सिक्के जो हमें योगदान देते हैं इतिहास के बारे में जानकारी के। तो मोहरे भी और सिक्के भी हैं। तो इनमें शासकों के नाम, तिथि, चित्र, वंश, परंपरा, धर्म, गौरव, कार्य, कला और शासकों के रुचि आदि की जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखिए मौर्य काल के बारे में भी इसकी जानकारी मिलती है। तो चंद्रगुप्त के वीणा वादक और वाद्य नियंता सिक्के उसकी संगीत के प्रति रुचि और शौर्य को प्रदर्शन करते हैं। तो जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं
चंद्रगुप्त मौर्य जो वीणा हाथ में लिए हुए हैं, और ये उस समय के उसके संगीत प्रेम को दर्शाता है। तो ये सिक्का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर दूसरा जो है यहाँ पे वो सिक्के पर नहपाण का चित्र। इसी प्रकार कुमारगुप्त के कार्तिकेयन प्रकार के 4 सिक्के उसके 6 अनुयायी होने की पुष्टि के मिलते हैं। सिक्कों के शासकों में राज्य के विस्तार, आर्थिक स्थिति, धार्मिक कला वगैरह इन सब की जानकारी भी हमें मिलती है। तो अब ध्यान रखना, मौर्य काल में जो सिक्के हैं वो लेख के रूप में होते थे, और कुषाण के समय जो सिक्के थे स्वर्ण और तांबे के सिक्के प्रचलन में आए थे। गुप्त काल में स्वर्ण और रजत के सिक्के प्रचलन में थे। तो ये ध्यान रखना, कुषाण के काल में सोने और तांबे के सिक्के प्रचलन में थे, और गुप्त काल में सोने और चांदी के। अब आगे देखिए, ताम्र सिक्कों पर राज्य का नाम, राज चिन्ह, धर्म, ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो बार बार पूछा जाता था या कि एग्जाम में हो या पूछा जा सकता एग्जाम में आता था, वो आपको ये ध्यान रखना कि ऐसा और भी एग्जाम में हो सकते क्वेश्चन आंसर आते थे। तो आगे देखें, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं तो वो ये है कि इनमें तिथि भी अंकित होती थी, और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व व गुप्त के चिन्ह हैं। युप के अश्व में एक पराक्रम लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। इससे एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत बार ये आपको ध्यान रखना है कि सिक्के भी ऐसे होते हैं जो हमें इतिहास की जानकारी दे देते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सिक्कों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या जानकारी मिलती है। तो पहला आपको ध्यान रखना है, सिक्कों से हमें जो जानकारी मिलती है वो है, उस सिक्कों से हम वंश, उस समय की तिथि क्रम के बारे में, धार्मिक विश्वास की जानकारी मिलती है, कला पर प्रकाश पड़ता है, कौन सी कला थी वहाँ पे, और व्यापार कैसा था। अगर सिक्के सोने के तो मतलब वो वहाँ पर व्यापार बढ़िया था, समृद्ध थे लोग, और साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान होता है। फिर नवीन तथ्यों का उद्घाटन के बारे में जानने, और शासक किस में इंटरेस्ट रखते, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य संगीत में इंटरेस्ट रखते थे। तो ये जो जानकारी है हमें सिक्कों के माध्यम से प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो ये इतिहास के जानने के स्रोत है वो स्मारक यानी भवन, खंडर जो उस समय के हैं, और अब हमें उसको खोजने पर प्राप्त हुआ है कि उस समय की व्यवस्था क्या थी, या क्या क्या जो हमें जानना था वो चीज़ अब मिल जाती है। तो देखें, पुरातात्विक स्रोतों में अंतर्गत भूमि पर या भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष, स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग, भवन सम्मिलित है, ये ध्यान रखना है इसमें। और मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में अवशेषों में वहाँ की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है, ये आप उसको ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, कंबोडिया के अंगारकोट के स्मारक, जावा के बोरोमंदुर के मंदिर, भारतीय अन्य क्षेत्रों में मतलब औपनिवेशिक के द्वारा भारत गए तो उनकी यानी भारत की संस्कृति दूसरे देशों में मिलती है। फिर है मूर्तियाँ, शैल चित्र व कला और अन्य कलाकृतियाँ। मूर्तियाँ, शैल चित्र, कला, अन्य आकृतियाँ यानी उत्खनन जब खोजा गया तो इसमें विभिन्न मूर्तियाँ मिली, टेरिकोटा की कलाकृतियाँ मिली, और जो उस समय के हमें धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देती है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि प्रागैतिक काल में अनेक शैला चित्र में तत्कालिक मानव द्वारा चित्रांकन किया गया, जिसे शैल चित्र कहा जाता था। यानी शैल चट्टानों पर चित्र अंकित होते थे, उनको शैल चित्र कहा जाता है, उनकी भी जानकारी मिलती है। फिर यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी शेखावटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऐसे शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र मतलब कह रहा हूँ ना, पत्थरों पर चित्र अंकित हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, पंचमेड़ी में इसी दृष्टि के महत्वपूर्ण शैल चित्र मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ तक तो हमने क्या समझ लिया है, भारतीय इतिहास के स्रोत, साहित्य और पुरातात्विक स्रोत के बारे में जान लिया। अब हम बढ़ेंगे वैभवशाली भारत की उपलब्धियों के बारे में, ठीक है ना। और ये आप ध्यान रखेंगे भी, अपने जो पढ़ रहे हैं वो 12th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, और ये सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतिहास है उनके क्वेश्चन आते रहते हैं, और रेट वगैरह जो भी बात करें ना उसमें हिस्ट्री को स्पेशली बताया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे। तो हम मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो पहला लेसन है इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो पहला पार्ट तो ये है, यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेके आएंगे वैभवशाली भारत की उपलब्धि, और उससे बचा हुआ आगे जो चैप्टर है उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। तब तक आपको कुछ कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को, इस चैनल को आगे से आगे शेयर करें, ताकि जो नहीं समझ सके, नहीं पढ़ पा रहे तो घर बैठे इन वीडियो के माध्यम से अपना चैप्टर क्लियर कर पाए, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।